4 स्टैंडर्ड तो हमने पढ़ लिए। जो मैंने अगले स्टैंडर्ड की बात की थी वो इस चौथे स्टैंडर्ड से ही आगे का जुड़ा हुआ स्टैंडर्ड है, AAC 5। अब आपको इसमें तो कंफ्यूजन आई होप नहीं हो रहा होगा कि AAC 5 क्या है। अगेन मैं बार बार आपको बता रहा हूं, कहीं भूल ना जाओ। इसलिए चैप्टर 1 का हम पढ़ रहे हैं और उसी में जो स्टैंडर्ड्स हैं हम पॉइंट वाइज पॉइंट स्टैंडर्ड्स और उसके ऑब्जेक्टिव एलिमेंट्स को कवर कर रहे हैं। क्लियर है सबको? पीछे आपको ध्यान से देखना है आपको, ठीक है? मैं आप लोगों पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पाता हूं, बोर्ड पे आपको देखना है। कुछ कुछ समझ में नहीं आया तो बीच में आप पूछ सकते हो, ठीक है? सो AAC 5 का अब कौन सा स्टैंडर्ड पढ़ने जा रहे हैं हम? 5E, सॉरी AAC 1 का, AAC चैप्टर 1 का, AAC चैप्टर 1 है उसका 5th जो है वो स्टैंडर्ड हम पढ़ने जा रहे हैं। 4 हमने कवर कर लिए। अब ये बात करता है मेनली रीअसेसमेंट। तो मैंने जैसे बताया ना, पहले वाले से थोड़ा सा जुड़ा हुआ है, वो था इनिशियल असेसमेंट और ये है रीअसेसमेंट। तो जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, री मतलब दोबारा असेसमेंट करने को हम रीअसेसमेंट कहेंगे। एज सिंपल एज दैट। अगेन रीअसेसमेंट का क्या कोई स्पेशल फॉर्मेट होगा? आप बना भी सकते हैं, नहीं तो डॉक्टर की प्रोग्रेस नोट्स है, या डॉक्टर के नोट्स जिसको बोलते हैं हम, उसमें भी हम रीअसेसमेंट को डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। मेन जो की पॉइंट्स है उसका हर जगह ध्यान रखना है, चाहे वो इनिशियल असेसमेंट हो चाहे वो रीअसेसमेंट हो। वो है कब रीअसेसमेंट किया गया वो डेट, किस टाइम पर किया गया वो टाइम। कुछ डॉक्टर्स या कुछ हॉस्पिटल्स में टाइम की जगह MEN, M फॉर मॉर्निंग, E फॉर इवनिंग, N फॉर नाइट, ये भी मेंशन करते हैं, बट इट इज नॉट एक्सेप्टेबल क्योंकि इससे टाइम नहीं पता लग रहा कितने बजे पेशेंट का असेसमेंट हुआ। इसलिए बेटर है कि आप क्या लिखें? टाइम लिखें। और जब रीअसेसमेंट को आप डॉक्यूमेंट कर दें तो उसके बाद साइन और नेम भी लिखें। तो रीअसेसमेंट मींस पेशेंट को दोबारा जांच करना कि जो हमने इनिशियल असेसमेंट करने के बाद पेशेंट का केयर ट्रीटमेंट प्लान बनाया था, वो ट्रीटमेंट प्लान देने के बाद अब पेशेंट के स्टेटस क्या है वो हम चेक करेंगे रीअसेसमेंट में। बट रीअसेसमेंट की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कब करना है? सो रीअसेसमेंट जो है वो मिनिमम वंस इन अ डे एज पर एनईवीएच गाइडलाइन। मैंडेटरी है कि कम से कम पेशेंट को एक बार तो दिन में देखा ही जाना चाहिए। और जो इवन डे केयर पेशेंट है उसको डिस्चार्ज करने से पहले उसका रीअसेसमेंट होना जरूरी है। बट अगर क्रिटिकल पेशेंट है, जैसे आईसीयू का पेशेंट है, तो उसकी फ्रीक्वेंसी थोड़ी ज्यादा होगी, जल्दी जल्दी उसको असेसमेंट करना पड़ेगा ना। क्रिटिकल है तो डेफिनेटली हमें बार बार उसको चेक करना पड़ेगा कि पेशेंट की कंडीशन कैसी है। अगर पेशेंट नॉन क्रिटिकल है तो फ्रीक्वेंसी अलग होगी। अगेन यहां पर क्या बात आ गई, अगर आप पहले स्टैंडर्ड से लेकर अभी तक आप स्टैंडर्ड की बात करें तो सब में बात क्या हो रही है? पॉलिसी एक कॉमन वर्ड है सब में। यू हैव टू मेक अ पॉलिसी कि हमारा रीअसेसमेंट का टाइम का फ्रीक्वेंसी क्या होगा, क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए क्या होगा, नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स के लिए। डिजीज स्पेसिफिक भी हो सकता है, पेशेंट स्पेसिफिक भी हो सकता है। सो डिफरेंट पैरामीटर्स पे डिपेंड करेगा। सो अगेन वी हैव टू मेक अ रीअसेसमेंट पॉलिसी कि क्या फ्रीक्वेंसी रहेगी। देन अगेन हु विल डू, कौन करेगा रीअसेसमेंट? डेफिनेटली नर्स, डॉक्टर्स, जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं वही रीअसेसमेंट करेंगे, कोई और तो अलाउड नहीं है ना। तो एनईवीएच क्वालिफिकेशन वाली चीजों की जरूर बात करता है कि क्वालिफाइड होना चाहिए। अब मैंने बात कर ली आईसीयू की और किसकी, आईसीयू की बात कर ली, वार्ड की बात कर ली कि फ्रीक्वेंसी अलग अलग हो सकती है। ओपीडी पेशेंट का कैसे होगा रीअसेसमेंट? सो अगेन एनईवीएच ने इसके लिए भी गाइडलाइन दी है कि अगर ओपीडी का भी पेशेंट है तो ओपीडी प्रिस्क्रिप्शन में हमको फॉलो अप डेट
या नेक्स्ट विजिट मेंशन करना मैंडेटरी है। जब पेशेंट दोबारा दिखाने आएगा तो उसका रीअसेसमेंट हो जाएगा। अब कोई जस्ट ओपिनियन के लिए आया है, ये भी एनएबीएच में मेंशन है, तो उसको दोबारा फॉलोअप केयर के लिए बुलाना मे नॉट बी मैंडेटरी। डॉक्टर को लग रहा है कि जस्ट ओपिनियन के लिए आया है, इसको फॉलोअप केयर की जरूरत नहीं है, तो नीड नॉट टू कॉल द पेशेंट फॉर नेक्स्ट विजिट। बट जनरली जब भी किसी पेशेंट का असेसमेंट होगा ओपीडी में तो उसको फॉलोअप के लिए बुलाना पड़ेगा। इवन आफ्टर डिस्चार्ज, जब पेशेंट को डिस्चार्ज करते हैं तब भी डॉक्टर क्या लिखते हैं कि आपको इतने दिन के बाद 5 डेज 7 डेज 15 डेज वॉट एवर जो भी पॉलिसी है उसके बाद आपको विजिट करने आना है, वो भी रीअसेसमेंट नहीं है। तो रीअसेसमेंट का हर जगह, चाहे वो ओपीडी हो चाहे वो आईपीडी हो, उसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, क्योंकि उससे केयर पता चलता है कि हमारी जो केयर ट्रीटमेंट प्लान है वो सही जा रहा है या उसमें कोई मॉडिफिकेशन की जरूरत है। तो अब मॉडिफिकेशन की बात आई तो अगेन रीअसेसमेंट में, ड्यूरिंग रीअसेसमेंट में अगर डॉक्टर को लगता है कि पेशेंट्स का जो असेसमेंट हमने किया उसके बेसिस पे जो केयर प्लान बनाया था उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करने की जरूरत है, क्योंकि कुछ पेशेंट्स में चेंजेज आए हैं या जो ट्रीटमेंट प्लान है इट इज नॉट गोइंग एज पर एक्सपेक्टेड आउटकम। हमने एक टेंटेटिव आउटकम की बात की थी ना, तो लग रहा है कि उस आउटकम की तरफ ठीक से नहीं मूव कर पा रहा है, तो वी हैव टू मॉडिफाई द प्लान ऑफ केयर और वी कैन से केयर प्लान, और अगेन उसको सेम पैटर्न में डॉक्यूमेंट भी करना है, और पेशेंट के अटेंडेंट को या पेशेंट की फैमिली मेंबर को या पेशेंट को हिमसेल्फ को, सबसे पहली प्रायोरिटी है पेशेंट को हिमसेल्फ को, और अगर उसकी ऐसी कंडीशन नहीं है तो उसके क्लोज रिलेटिव को, कंसर्न्ड पर्सन को या गार्जियन को हमें चेंज इन केयर प्लान के बारे में बताना है, यानी कि उसके पेशेंट की प्रोग्रेस को उसको भी बताना है। जनरली आईसीयू में आप देखते ही हैं कि हर दिन पेशेंट जानना चाहता है कि मेरे पेशेंट का अटेंडेंट या पेशेंट जानना चाहता है कि उसकी कंडीशन कैसी है, इंप्रूव हो रही है या नहीं हो रही है, कुछ कमी है या ठीक चल रहा है ट्रीटमेंट, तो वो अपडेट करना जरूरी है। ठीक है। अब रीअसेसमेंट में एक और चीज इंपोर्टेंट ऐड हुई है जो 4th में भी थी, 3rd एडिशन में नहीं थी, 4th एडिशन में भी थी, अभी भी है, वो बहुत इंपोर्टेंट है, दैट इज अर्ली वार्निंग साइन फॉर टेकिंग क्लिनिकल इंटरवेंशन अर्ली वार्निंग साइन क्या है? देखिए इसकी डिफरेंट गाइडलाइंस हैं, आप कोई भी गाइडलाइन अपने हॉस्पिटल में फॉलो कर सकते हैं। जैसे एक को बोलते हैं न्यूज नेशनल अर्ली वार्निंग साइन, या अभी उसमें कुछ मॉडिफिकेशन भी हुए हैं, तो एक म्यूज करके भी आई हुई है। म्यूज का मतलब होता है मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन, और न्यूज का मतलब क्या है? नेशनल अर्ली वार्निंग साइन। अब ये साइंस क्या है? जो पेशेंट के वाइटल्स पैरामीटर्स हैं उसको डेफिनेटली नर्सेज नोट करते हैं जब वो पेशेंट का रीअसेसमेंट करते हैं, तो नर्सेज पेशेंट का वाइटल्स मॉनिटर करती हैं। वाइटल्स में क्या आता है? जैसे हार्ट रेट हो गया, पेशेंट का पल्स, बीपी, है ना, ऑक्सीजन पे पेशेंट है या नहीं है, ऑक्सीजन सपोर्ट, ठीक है, सैचुरेशन O2 का, तो डिफरेंट पैरामीटर्स होते हैं, उन पैरामीटर्स को नोट करते हैं। अब उन पैरामीटर्स में
आपका जो भी आप फॉर्मेट लेंगे, जो भी आप रेफरेंस लेंगे, उसमें कुछ वार्निंग साइंस होंगे कि मान लीजिए स्कोर अगर 4 आता है मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग साइन के बेसिस पे, या नेशनल अर्ली वार्निंग साइन के बेसिस पे अगर 7 स्कोर आता है तो ये वार्निंग साइन है। सो वॉट एवर द स्कोर एज पर द रेफरेंस, आपने जो भी रेफरेंस लिया हुआ है उसके बेसिस पे जो भी उस पैटर्न में बताया गया है कि दिस इज द वार्निंग स्कोर, जो आपने टोटल इसका किया, इसको करने के बाद आपका स्कोर जो है वो वार्निंग वाली कैटेगरी में आ रहा है, तो क्या करना है? इमीडिएटली क्लिनिकल इंटरवेंशन लेना है। ठीक है, अर्ली वार्निंग साइन का ऐसे होता है जनरली 3, 2, 1, 0, 1, 2, 3 मीन्स इधर लोअर साइड या इधर हायर साइड, इस टाइप से करके फिर हम इसको कैलकुलेट करते हैं 1, 2, 3 किसी वो ये 0। ठीक है, बेसिस पे होता है कि बीपी कितना है, अगर नॉर्मल रेंज में है तो हो सकता है 0 हो, अगर वो मिड रेंज में है तो 1 हो या 2 हो, और अगर क्रिटिकल कंडीशन में हो तो 3 स्कोर हो। तो इस टाइप से करके कुछ कुछ कैटेगराइजेशन होता है जिसको हम प्लस करते हैं, और उसके बाद जो स्कोर आता है उस स्कोर के बेसिस पे वी डिसाइड कि ये वार्निंग स्कोर है या ये नॉर्मल स्कोर है। तो लो रिस्क हो सकता है, मीडियम रिस्क हो सकता है और वार्निंग रिस्क हो सकता है। जैसे ही वार्निंग रिस्क हुआ, इसको हम डॉक्यूमेंटेशन करने के लिए फॉर्म भी बना सकते हैं, मॉडिफाइड अर्ली वार्निंग स्कोर या नेशनल अर्ली वार्निंग स्कोर या कोई भी और भी इस टाइप का फॉर्मेट अवेलेबल है, तो आप वो भी फॉलो कर सकते हैं। इसका आप पॉलिसी भी बना सकते हैं। क्लिनिकल इंटरवेंशन लेंगे तो उसके लिए जनरली हॉस्पिटल्स बनाते हैं एक आरआरटी। आरआरटी क्या है? वार्निंग साइन है तो उसके लिए एक रैपिड रिस्पॉन्स टीम बनाते हैं। रैपिड रिस्पॉन्स टीम किस लिए? पता लगा कि पेशेंट का स्कोर जो है वो वार्निंग वाला स्कोर है, तो इमीडिएटली जिस नर्स ने नोट किया या ऑब्जर्व किया वो अपने टीएल या इंचार्ज को इन्फॉर्म करेगी। टीएल इंचार्ज जो है वो ड्यूटी डॉक्टर को इन्फॉर्म करेंगे कि पेशेंट का कंडीशन ये है, एंड ड्यूटी डॉक्टर में कंसल्टेंट वो कंसल्टेंट से बात करेंगे और इमीडिएटली इंटरवेंशन लेंगे, क्लिनिकल इंटरवेंशन, और इस चीज को डॉक्यूमेंट भी किया जाएगा। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ लीजिए कि आपने वार्निंग साइन नोट किया, नोट करने के बाद आपने टीएल को बताया, डॉक्टर को बताया, डॉक्टर ने उस पर क्लिनिकल इंटरवेंशन लिया। अब इसको रिकॉर्ड भी करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम आरआरटी रजिस्टर भी बनाते हैं। या तो आप रजिस्टर बना लीजिए या फिर जो भी आपने फॉर्म बनाया हुआ है उस फॉर्म में डॉक्यूमेंट कर लीजिए। डॉक्यूमेंट क्या करना है? अर्ली वार्निंग साइन, जिस भी पेशेंट का है उस पेशेंट का नाम, उसका यूएचआईडी, उसका एज, सेक्स, ठीक है, अर्ली वार्निंग का स्कोर हो गया। देन इन्फॉर्म्ड टू, आपने किसको बताया, किस डॉक्टर को बताया, वो डॉक्टर का नाम, एंड किसने इन्फॉर्म किया, इन्फॉर्म्ड बाय, डेट एंड टाइम, कितने बजे इन्फॉर्म किया गया, एंड देन एक्शन टेकन बाय डॉक्टर, डॉक्टर ने क्या इंटरवेंशन लिए, और देन डॉक्टर के साइन ईदर विथ स्टैम्प और डॉक्टर का नाम विथ टाइम। तो डेफिनेटली वार्निंग साइन होगा तो डेट यहां दोबारा मेंशन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सेम डे ही तुरंत एक्शन लेना होगा डॉक्टर को, बट टाइम मेंशन करना जरूरी है कि कितनी जल्दी क्लिनिकल इंटरवेंशन लिया गया। नाउ ये जो अर्ली वार्निंग साइन है, ये किस लिए बनाया गया, एक तो ये समझिए जिससे कि टाइमली पेशेंट का रीअसेसमेंट होते वक्त ये पता चल जाए कि पेशेंट्स को कोई डिटेरियोरेशन तो नहीं हो रहा, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है,
और कोड ब्लू को कम किया जा सके। जनरली क्या होता है कि जब हमें अर्ली वार्निंग साइन नहीं पता होता तो पेशेंट की सिचुएशन कई बार वर्स्ट हो जाती है, कोई ध्यान नहीं देता और पेशेंट कोड ब्लू में चला जाता है। अगर टाइमली उसको नोटिफाई कर लिया गया, एक्शन ले लिया गया, तो कोड ब्लू को रिड्यूस किया जा सकता है। अब ये अर्ली वार्निंग साइन जो है वो डिफरेंट हो सकते हैं एज के बेसिस पे। जैसे न्यूनेटल है तो उसका डिफरेंट हो सकता है, पीडियाट्रिक पेशेंट है तो उसका डिफरेंट हो सकता है, एडल्ट का डिफरेंट हो सकता है। सो अगर आपका हॉस्पिटल न्यूनेटल बेबी को भी रखता है तो उसके लिए भी आपको बनाना होगा, पीडियाट्रिक पेशेंट्स भी आपके स्कोप में है तो आपको उसके लिए भी बनाना होगा, एडल्ट है तो उसके लिए बनाना होगा। आपको अपने स्कोप के हिसाब से देखना है। अगर आप एडल्ट को ट्रीटमेंट ही नहीं देते, आपका केवल पीडियाट्रिक एंड एनआईसीयू का, तो आपको ये 2 के बनाने पड़ेंगे। अगर आपके पास केवल एडल्ट है, आपके स्कोप में नहीं है, तो आपको इसका बनाना पड़ेगा। अगर सारा स्कोप में है तो सारे ही आपको अर्ली वार्निंग साइन के डिफरेंट जो पैरामीटर्स हैं उनको अपने हॉस्पिटल में फॉलो करना पड़ेगा, फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे बहुत ध्यान जाता है। तो ये आप इवन या तो रजिस्टर बना के या फिर कोई भी फॉर्मेट में उसको डॉक्यूमेंट कर सकते हैं। ये रीअसेसमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट है, टाइमली उसको नोट करने का और टाइमली एक्शन लेने का। सो ये बेसिकली इस 5th जो स्टैंडर्ड है एएसी चैप्टर के में, इसमें मोटा मोटा यही पॉइंट्स हैं। अब अगले का जो 6th स्टैंडर्ड है वो हम एएसी चैप्टर का अगली क्लास में कवर करेंगे। आई होप यहां तक सबको समझ में आ गया होगा। थैंक यू।